नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम अपने न्यूज मित्रों को महाराणा प्रताप के वंशजों का राजगद्दी के लिए गदर दिखाएंगे। उदयपुर में विश्वराज सिंह के राज तिलक के बाद ऐसा बवाल छिड़ा कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आज हमने इस विवाद पर 484 साल पुरानी ऐतिहासिक तथ्यों वाली एक कुंजी भी तैयार की है। फिर उदयपुर से यूपी के संभल चलेंगे और आपको बताएंगे कि पत्थरबाजों की सलामती वाला गारंटी कार्ड किसने दिया था। इस केस में पुलिस की एक नई एफआईआर आई है जिसमें बताया गया है कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए संभल को साजिश के तहत जलाया गया। इसके बाद एक कुंजी संविधान दिवस के दिन हुए नए क्लेश पर, जिसका केंद्र है राहुल गांधी। राहुल आज जब संविधान रक्षक कार्यक्रम में बोल रहे थे तो अचानक उनका माइक बंद हो गया। इस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर क्या कटाक्ष किया, जिस पर सत्ता का क्लेश हो गया, ये देखिएगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन ईवीएम पर सवाल खत्म नहीं हुए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है और देशव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान भी किया। वैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाली एक याचिका खारिज कर दी और कहा, जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। इसके बाद एक राजनीतिक कुंजी महाराष्ट्र पर खोलेंगे और समझेंगे आखिर 72 घंटे बाद भी सीएम वाला पेंच फंसा कहां है। वैसे रामदास आठवले ने एक बयान से महाराष्ट्र में सियासी तापमान थोड़ा बढ़ा दिया है। वैसे इस वक्त आग पाकिस्तान में भी लगी है और ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इमरान खान की रिहाई पर पाकिस्तान में कैसे गृह युद्ध वाले हालात हैं, इस पर भी हमने एक वीडियो कुंजी तैयार की है। और एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां 2 नाइट क्लब के बाहर देसी बम का ब्लास्ट हुआ है। जानकारी के अनुसार इसमें से एक क्लब रैपर बादशाह का है। और बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस के करीबी गोल्डी बरार ने ले ली है। सत्ता में अब बात एक ऐसे शाही परिवार की जो अधिकार और विरासत की लड़ाई में सड़क पर आ गया है। वैसे शाही परिवार सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा महल जिसमें राजा रजवाड़े रहते हैं, जिनके अपने नियम और अनुशासन होते हैं, अपना अदब होता है। वैसे पहले ऐसे शाही परिवार हुआ भी करते थे, लेकिन आज के शाही परिवारों में संपत्ति और गद्दी के लिए ऐसा संघर्ष हो रहा है जो महलों में से निकलकर सड़क पर आ गया है। इसी का एक प्रमाण राजस्थान के उदयपुर से आया है, जहां महाराणा प्रताप के वंशजों और उनके समर्थकों में वर्चस्व की जबरदस्त जंग छिड़ी है। और सोमवार को इसीलिए उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर युद्ध जैसे हालात थे। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ उदयपुर रियासत के नए उत्तराधिकारी बने विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक, जो किसी भी हाल में सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए अड़े हुए थे। और इस विवाद की शुरुआत सोमवार को तब हुई जब चित्तौड़गढ़ जिले के फतेह प्रकाश महल में विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म निभाई गई और मेवाड़ की गद्दी उन्हें सौंपी गई। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। अपने राज तिलक के बाद महाराणा विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि सिटी पैलेस के साथ पूर्व राजघराने की ज्यादातर संपत्ति अरविंद सिंह मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में ही है। ये वही अरविंद सिंह मेवाड़ हैं जो विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र मेवाड़ के भाई हैं और उनके अनुसार विश्वराज सिंह का ये राज तिलक गैर कानूनी है। मेवाड़ की गद्दी के असली हकदार उनके बेटे लक्ष्यराज मेवाड़ हैं, लेकिन जब विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में एंट्री नहीं मिली तो उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने सिटी पैलेस के बाहर पहले से मौजूद पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस पर पत्थरबाजी की और किसी भी हाल में सिटी पैलेस में जाने के लिए अड़ गए। हालांकि इतने बवाल के बाद भी मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जाने नहीं दिया गया। लेकिन अब विवाद को देखते हुए उदयपुर प्रशासन ने सिटी पैलेस में मौजूद विवादित हिस्से के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर दिया है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल ये होगा कि आखिर महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष क्यों हो रहा है? आखिर विश्वराज सिंह मेवाड़ को उनके चाचा अरविंद मेवाड़ ने सिटी पैलेस में एंट्री क्यों नहीं दी? तो इस विवाद की जड़ 41 साल पुरानी है, जिसमें शाही परिवार की कहानी और राजगद्दी वाले शोले हैं। दरअसल मेवाड़ में वर्ष 1955 में महाराणा भगवत सिंह आखिरी महाराणा बने, जो अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके भाई महेंद्र मेवाड़ के पिता थे।
महाराणा भगवत सिंह ने वर्ष 1963 से 1983 तक राजघराने की कई संपत्ति लीज पर दे दी और कई पैतृक संपत्तियों को बेच दिया, जिसमें लेक पैलेस, सिटी पैलेस म्यूजियम और गार्डन होटल जैसी बेशकीमती संपत्तियां शामिल हैं। हालांकि भगवत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र मेवाड़ इस फैसले के खिलाफ थे। विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनका राज तिलक हुआ है, वो महेंद्र मेवाड़ के ही पुत्र हैं। खैर, महेंद्र मेवाड़ ने वर्ष 1983 में अपने पिता भगवत सिंह के खिलाफ ही केस दायर कर दिया। महेंद्र सिंह मेवाड़ के पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग की गई, लेकिन महेंद्र सिंह मेवाड़ के कोर्ट जाने पर उनके पिता भगवत सिंह नाराज हो गए और उन्होंने महेंद्र सिंह को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। अरविंद मेवाड़ उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। साथ ही भगवत सिंह ने वसीयत में अपने छोटे बेटे अरविंद मेवाड़ को अपनी संपत्तियों का एग्जीक्यूटर भी बनाया। लेकिन इसी विवाद के बीच 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का निधन हो गया और तब से लेकर अब तक महेंद्र सिंह मेवाड़ और छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ में विवाद चल रहा है और ये विवाद विश्वराज सिंह के राज तिलक के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। पहले हम आपको इस पूरे क्लेश पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप के वंशजों का 484 साल पुराना एक परिवार चक्र भी दिखाएंगे। सिटी पैलेस में जो है धूनी है, वहाँ धोख देने जाना था और वो धोख देने जाने के लिए मना कर दिया गया और इसीलिए लोगों में आक्रोश था और लोगों को भी ठेस पहुंची है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है और जहाँ मंदिर की बात है, ये तो एक अजीब बात है कि कोई नोटिस निकालता है कि मंदिर के अंदर आप क्रिमिनल ट्रेसपास करोगे और वो भी मैं करूँगा एकलिंग जी मंदिर। तो ये तो बहुत ही अजीब ही बात है और अजीब ही नोटिस है और ये जो रोका गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुझे तो हक है अंदर जाने का। एक तो परिवार के सदस्य होने से नाते, ऊपर से राइट टू वर्शिप भी है, तो आप नहीं रोक सकते हैं। पैलेस का जाने का रास्ता है और इस रास्ते को किस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका गया है। कल जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर, ये आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की है, उसके बाद में डबल बैरिकेडिंग की है और उसके बाद जालियां लगाई गई है। यानी कि जो पुलिस है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। हमारे पास सफिशिएंट जाब्ता उपलब्ध है, पर अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के द्वारा एक सहमति बनी है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो और दोनों पक्षों के हमने 5-5 लोगों की लिस्ट मांगी है जिनकी हम वार्ता कराएंगे। जो कल जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम में जो बैरिकेडिंग तोड़ने की घटनाएं हुई और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और बंशी पोल पर जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, उस पर हमने 2 प्रकरण दर्ज किए। ये जो पत्थरबाजी, उसमें कितने लोग घायल हुए? उसमें कोई पुलिसकर्मी भी थे? इसमें हाँ, निश्चय हमारे एक इंस्पेक्टर हैं, उनके चोट लगी है और इसके अलावा 1-2 पुलिसकर्मी और 1-2 प्रदर्शनकारियों के चोट लगी। जिस मेवाड़ राजघराने में इस वक्त सत्ता के लिए क्लेश मचा हुआ है, उसका इतिहास 484 साल पुराना है और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1540 में, जब महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ राजवंश का 48वां राजा बनाया गया। इसके बाद इस गद्दी को वर्ष 1572 में महाराणा प्रताप सिंह ने संभाला। महाराणा प्रताप के बाद इस वंश के 19 राजाओं ने शासन किया। फिर वर्ष 1930 से 1955 तक भूपाल सिंह ने मेवाड़ राजवंश की सत्ता संभाली। उनकी पत्नी थी वीरद कुंवर, जिसके बाद दोनों ने एक बेटा गोद लिया और उसका नाम रखा भगवत सिंह। भगवत सिंह ने 1955 से 1971 तक राजगद्दी संभाली और वो औपचारिक तौर पर इस राजवंश के आखिरी महाराणा रहे, क्योंकि 1971 में भारत सरकार ने सभी शाही खिताब या राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया और सरकारी नियम पूरे राज्य के लिए लागू हो गए।
भगवत सिंह के 2 बेटे और एक बेटी हुई, जिनका नाम था महेंद्र मेवाड़, अरविंद मेवाड़ और योगेश्वरी। महेंद्र मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह और बहू हैं महिमा कुमारी। ये वही विश्वराज सिंह हैं जो नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी राजसमंद से सांसद हैं। वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे का नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। अरविंद मेवाड़ के अनुसार क्योंकि उनके पिता ने महेंद्र मेवाड़ को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, इसीलिए उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह ही मेवाड़ की गद्दी के असली वारिस हैं और इन्हीं दावों को लेकर शाही परिवार में सड़क पर संघर्ष हो रहा है। सत्ता में अब खबरों के स्टीयरिंग को राजस्थान के उदयपुर से यूपी के संभल की ओर घुमाते हैं, जहां पुलिस के पहरे में शांति तो है, लेकिन माहौल से लेकर सियासत तक तापमान में गर्मी महसूस की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, शाही मस्जिद में पहले शांतिपूर्ण सर्वे के बाद दूसरे सर्वे पर संभल जलने क्यों लगा? अब इन सवालों का जवाब पुलिस की नई एफआईआर में मिल गया है, जिसमें यह बताया गया है कि असल में संभल की हिंसा कोई संयोग नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोग था। अब तक इस केस में पुलिस 8 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन नई एफआईआर का शब्दकोश संभल में प्रायोजित हिंसा वाली साजिश डिकोड कर रहा है। उसे समझिए। पुलिस की इस एफआईआर के कीवर्ड्स हैं राजनीतिक लाभ, हथियारबंद भीड़, मंसूबे पूरे करो, हथियार छीन लो, आग लगाकर मार दो, कोई भी बच ना पाए और कैसे भीड़ का इरादा पुलिस वालों की हत्या करने का था। एक एक बात इस एफआईआर में लिखी गई है। पुलिस की एफआईआर के अनुसार संभल के पत्थरबाजों को ऐसा गारंटी कार्ड दिया गया था जिसे वो अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे और पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये गारंटी दी गई थी कि तुम अपने मंसूबे पूरे करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। एफआईआर के अनुसार जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ जुटाकर भड़काऊ बयान दिए। सियासी फायदे और सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से भीड़ को उकसाया गया। सुहेल इकबाल ने कहा, मंसूबे पूरे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पुलिस ने भीड़ से शाही मस्जिद का सर्वे पूरा हो जाने की अपील की, लेकिन सर्वे के दौरान 700 से 800 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। करीब 150 से 200 लोगों ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी तोड़ दिए। इसके बाद हॉकी स्टिक, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। उपद्रवी ये भी कह रहे थे कि इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचने ना पाए। 40 से 50 उपद्रवियों ने यह भी कहा कि पुलिस वालों से हथियार और कारतूस छीन लो। इस दौरान दंगाइयों ने हसन, अजीम, सलीम, रेहान, मोहम्मद हैदर और अयान का नाम भी लिया। इसके बाद हिंसक भीड़ जब पुलिस की पिस्टल छीनने में नाकामयाब हो गई तो मैगजीन ही लूट ली, जिसमें 9 गोली थी। उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस और 25 रबर बुलेट भी लूट लिए और भीड़ की तरफ से लगातार पुलिस वालों की हत्या करने के इरादे से फायरिंग की जा रही थी। यानी संभल में जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। साजिश की स्क्रिप्ट लिखने वालों ने उससे कहीं ज्यादा बड़ी योजना बनाई थी। पुलिस ने संभल को जलाने के आरोप में जिन लोगों के नाम एफआईआर में लिखे हैं, उनका भी परिचय सुन लीजिए। पहला नाम जियाउर रहमान बर्क है, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। दूसरा नाम सुहेल इकबाल, जो समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे हैं। और इसके अलावा 700 से 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अपने बचाव में एसपी के सांसद ने क्या कहा और संभल में अभी कैसे हालात हैं, इस पर ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्टर रील भी दिखाते हैं। आप देखेंगे कि संभल शहर में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। पूरे शहर को छावनी के तौर पर तब्दील किया गया है। जगह जगह पर पीएसी को तैनात किया गया है। इलाके में आप देखेंगे कि अमन चैन के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पीएसी को जगह जगह तैनात कर दिया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं और जो आम जनता है वो भी अब धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से पुलिस पूरे संभल शहर में गश्त कर रही है, लोगों पर नजर रख रही है। संभल हिंसा के मामले में टीवी9 भारतवर्ष के हाथ एक्सक्लूसिव एफआईआर नंबर 2 लगी है। इसमें पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उसमें सांसद शफीकुर रहमान बर्क सबसे पहले नंबर पे हैं, यानी उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। यानी कि आरोपी नंबर 1 जो हैं वो सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। इसके अलावा जो और नाम हमारे सामने आए हैं उनमें गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, फैजान, समद और इनके साथ सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल है।
कर रहा हूँ। क्यों सर? वैसी गर्मी सिर्फ संभल के माहौल में ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानों में भी है। अब हिंसा के बाद नेताओं का संभल जाने का सियासी कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। जल्द समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला है। वैसे इस डेलीगेशन को आज ही जाना था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव हो गया। इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बताया है कि कुछ दिनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संभल जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। संभल में हिंसा पर नेता कैसे एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, ये भी आइए देखते हैं। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि संभल में हिंसा सरकार की गलती थी, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संभल के दोषियों पर एक्शन होगा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार संभल में लोगों को प्रताड़ित कर रही है, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एसपी का एजेंडा दंगा कराने का है। कांग्रेस ने सवाल पूछा, दोबारा मस्जिद का सर्वे किया ही क्यों गया? इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी सवाल किया कि संभल में जिनके हाथों में पत्थर थे वो लोग कौन थे, इसका जवाब भी दिया जाए। एक नजर संभल पर सियासी चिंगारियों से भरी एक रील पर भी डालते हैं। जहाँ जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। इन लोगों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का बड़ा दंगा कराने का जो एजेंडा था वो हमारी सरकार की पुलिस प्रशासन के सजगता के कारण ये उसमें सफल नहीं हो पाए। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। और सत्ता में अब बात भारत के उन दो पड़ोसी देशों की जो अपने राजनीतिक और सांप्रदायिक कारनामों के कारण बहुत तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और स्थिति यह है कि दोनों ही देशों में लगी विरोध की वाली आग की लपटें बदलते दिन के साथ और ऊंची होती जा रही हैं। दोनों ही सरकारों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो अपना ही देश जला रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार धार्मिक कट्टरता और हिंदुओं पर अत्याचार की चैंपियन बन रही है, तो पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान जेल के अंदर से ही शहबाज शरीफ के तोते उड़ा रहे हैं। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। पहले बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां की सरकार हिंदू विरोध और हिंदुओं पर जुल्म करने के मामले में पाकिस्तान को पीछे करके नई चैंपियन बनती जा रही है। और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले मोहम्मद यूनुस की सरकार की हरकतें ऐसी हैं कि अगर प्रताड़ित करने का कोई नोबेल पुरस्कार होता तो यूनुस को हिंदुओं को प्रताड़ित करने का नोबेल भी मिल जाता। कल बांग्लादेश सरकार ने चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास को देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के सहबाग में मेन रोड को जाम कर दिया। इसके अलावा दिनाजपुर और चटगांव में भी सड़कें जाम करके नारेबाजी की गई। इन सब के बीच नोबेल शांति सम्मान हासिल करने वाले बांग्लादेश के कार्यवाहक हेड मोहम्मद यूनुस काफी शांति से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म होने दे रहे हैं। उन्होंने आंखों पर कट्टरपंथ के रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए हैं, जिससे चारों तरफ हरियाली की तर्ज पर जमाते इस्लामी और उनके हित ही उन्हें नजर आते हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन यूनुस के कॉन्टैक्ट लेंस ऐसे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार के दृश्य फिल्टर हो जाते हैं। इन प्रदर्शन और हंगामों के बीच बांग्लादेश की एक अदालत ने चिन्मय प्रभु को जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें जेल भेजा गया है। दरअसल चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार करने और जेल भेजने की स्क्रिप्ट 25 अक्टूबर को उस वक्त लिखी गई थी जब चटगांव के लाल दीघी मैदान में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक रैली की थी। इस दौरान एक चौक पर स्थित आजादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। आमी सनातनी वाले ध्वज से बांग्लादेश की यूनुस सरकार नाराज हुई। इसे लेकर चिन्मय प्रभु पर राष्ट्रीय झंडे की अवमानना और अपमान करने का आरोप लगाया गया।
जिसके 5 दिन बाद 30 अक्टूबर को देशद्रोह के आरोप में चिन्मय प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और कल जब चिन्मय प्रभु ढाका से चटगांव जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि भारत सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे हमले की कड़ी निंदा की है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्णन दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हुए हमले पर एक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद घटी है। वहां अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, तोड़फोड़, देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए वैध मांगे करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही हम अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय भले ही इस घटनाक्रम पर चिंता जता रहा हो, लेकिन तरह तरह के मुद्दों पर आंसू बहाने वाले कॉन्फ्रेंस कलाकार एकदम चुप हैं। कॉन्फ्रेंस कलाकार एक ऐसी प्रजाति है जो अलग अलग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में सेलेक्टिव तरीके से आंसू बहाते हैं। इन्हीं कॉन्फ्रेंस कलाकारों ने यूनुस सरकार की हिंदू विरोधी हरकतों पर आंख, कान और जुबान को सील कर लिया है या फिर कोई मजबूत टेप चिपका लिया है। इसे आप सोचा समझा सन्नाटा भी कह सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो वो बांग्लादेश सीमा पर प्रदर्शन करेंगे। तो इतने शांतिपूर्ण आंदोलन जो कर रहा है उसके आप अगेंस्ट में सेडिशन केस, देशद्रोह का मामला लगा देते हैं और उसको एयरपोर्ट से कहीं जा रहा है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मुझे जो खबर मिल रही है कि कुछ बनाई हुई जस्ट कुछ कुकड अप स्टोरीज, मतलब कुछ बनाए हुए केस में उनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। इस आंदोलन की पीठ को वो लोग तोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान किया हिंदुओं के साथ, और वही रवैया बांग्लादेश भी अपना रहा है और ये बहुत गलत है और इस पर हमारी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। कोई अपने संप्रदाय की, अपने लोगों की रक्षा की मांग करे, सुरक्षा, वेलफेयर और जो नुकसान हुआ है दंगों में उसके डैमेजेस की भरपाई की मांग करे, इसको तो राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। तो सारे विश्व को इस मामले में चिन्मय कृष्णदास के साथ खड़ा हो। बांग्लादेश की हुकूमत जो कर रही है, मुझे लगता है और वहाँ के जो उपद्रवी और आतंकवादी तत्व हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे मिली हुई है। मुस्लिम कंट्रीज से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की हुकूमत से बात करें। इस्लाम के नाम पर जो बदनुमा दाग लगाया जा रहा है ये गलत है। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। नजरिया ना इस पे क्या है देख लेते हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की मौन स्वीकृति की मदद से हिंदुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसे देखते हुए आज नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली कमेटी को आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने जिन मोहम्मद यूनुस को शांति दूत माना है, क्या वाकई वो शांति स्थापित कर रहे हैं। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान की बात भी करते हैं, जहां विरोध, हिंसा और हंगामे की राजनीतिक वेब सीरीज खत्म ही नहीं हो रही है। कभी पीओके में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में और अब इस्लामाबाद हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर रविवार को शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे कुचलकर 4 सैनिक और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना में 5 सैनिक और 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ज्यादातर की हालत गंभीर है। इमरान खान की पार्टी ने दावा किया है कि हिंसक प्रदर्शन में उनके कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं।
दरअसल इमरान खान की रिहाई की मांग को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना देना चाहते हैं। डी चौक इस्लामाबाद का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। राष्ट्रपति भवन, पीएम ऑफिस, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट इसी इलाके में है। पहले तो प्रदर्शनकारियों को इस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से हिंसा जारी है। इस वक्त मैं डी चौक से थोड़ा सा दूर हूँ, जहाँ पे जियो न्यूज़ का ऑफिस है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है डी चौक का, और डी चौक के ऊपर जो कंटेनर्स लगाए गए थे, 3 लेयर जो कंटेनर्स की लगाई गई थी, उन 3 जो कंटेनर्स की लेयर थी उनके ऊपर जो खड़े थे जो रेंजर के एहलकार, उनको कारकुनान ने हटा दिया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये सब तब हो रहा है जब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको आधिकारिक यात्रा पर इस्लामाबाद में है। शहबाज सरकार उनकी यात्रा में किसी तरह की परेशानी नहीं चाहती, लेकिन संकट देखिए, पूरी दुनिया पाकिस्तान में हो रहे इस तमाशे को देख रही है। वैसे पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिया सुन्नी विवाद जारी है, जहां गुरुवार से जारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 82 तक पहुंच गई है, जबकि 156 लोग घायल हैं। मरने वालों में 16 सुन्नी और 66 शिया समुदाय के लोग हैं। आज संविधान दिवस है। अब बात करते हैं संविधान दिवस की। आप सबको संविधान दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस। कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। वैसे तो भारत का संविधान कमजोर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर संविधान को खत्म करने और कमजोर करने का आरोप लगाते रहे हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ। संविधान दिवस पर आज सरकारी और राजनीतिक दोनों तरह के कार्यक्रम हुए, लेकिन आकर्षण का केंद्र 2 कार्यक्रम रहे। इसमें पहला कार्यक्रम पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और दोनों सदनों के नेता विपक्ष शामिल हुए। और दूसरा कार्यक्रम दिल्ली के ही तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी का था, जहां राहुल गांधी के भाषण के दौरान माइक बंद हो गया, लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। पहले कांग्रेस के कार्यक्रम की बात करते हैं, जहां संविधान को खत्म करने और दबाने वाले आरोप अधिक मात्रा में लगाए गए। दरअसल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। जब राहुल गांधी दलितों और जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, तभी लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमें चुप नहीं करा सकते हैं। मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा, माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। इसी कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर को वापस लाने की लड़ाई शुरू करेंगे। एक बार सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5% ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ करता है। मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी,
गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वैसे लाइट काटने और माइक बंद करने पर राहुल गांधी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जिम्मेदारी एआईसीसी के SC/ST विभाग ने संविधान रक्षक अभियान के तहत निभाई थी। और इस अभियान से जुड़े एक कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का दावा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी। इसमें कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं है, ये एक तकनीकी खराबी थी। उनको किसी माइक की ज़रूरत नहीं, वो जहाँ खड़े होते हैं लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको पसंद कर रहे हैं जो वो बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अंतिम पायदान पर खड़े हर एक उस आदमी, औरत, बच्चे, नागरिक की बात कर रहे हैं जिनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। तो माइक बंद करने से या माइक बंद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी की आवाज़ बुलंद है। यहाँ तो टेक्निकली बात ही होगी, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य ये है, जो माइक बंद करने से राहुल जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदिवासी, OBC, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, दलित, कमजोर तबकों की जब बात की जाती है तो सबकी बत्ती गुल हो जाती है। कोई इस बात को सुनना नहीं चाहता। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है, लोकतंत्र और संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। नई पीढ़ी, हमारी देश की नागरिक संविधान को याद रखे, किस मूल्यों के आधार पर संविधान बनी। संविधान सर्वोपरि है। इस देश की प्रजातंत्र संविधान की व्यवस्था से चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आज के दिवस को, जिस दिन हमने संविधान सभा को संविधान को ही स्वीकार किया था, उसी को संविधान दिवस के रूप में मनाएं। आज उत्साह के साथ हम उसको मना रहे हैं। और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े सवाल की करते हैं कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल पर महायुति के बड़े नेता साइलेंट हैं, जबकि छोटे छोटे नेता अपने दल के बड़े नेताओं को खुश करने और राजनीतिक नंबर बढ़ाने के लिए उनका नाम आगे बढ़ा देते हैं। वैसे इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री और RPI के अध्यक्ष रामदास आठवले ने एक बड़ा दावा किया है। आठवले ने कहा है कि एकनाथ शिंदे CM बनना चाहते थे, वो अपने लिए एक और मौका चाहते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही अगले CM होंगे। शिंदे को ये संदेश BJP ने दे दिया है। शिंदे को केंद्र की राजनीति में आना चाहिए। वैसे इन सब के बीच आज एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।